नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। दरअसल इससे पहले वाले भाग में हमने जाना था कि पोषण क्या होता है और कितने तरह का होता है। इस भाग में हम जानेंगे कि आखिर जो ये पोषण होता है ये मनुष्यों में किस तरीके से होता है। तो शुरुआत करते हैं आहार नली को समझते हुए। ये आहार नली का चित्र है। आहार नली के अंदर हमारा जो काम होता है वो होता है पाचन का। पाचन के बाद यहाँ पर जो हमारे शुद्रांत है वहां पर बचे हुए भोजन का होता है अवशोषण, और अवशोषण होने के बाद जो खाना होता है वो चला जाता है हमारे रक्त में, जहाँ पर उससे हमें ऊर्जा मिलती है। परंतु शुद्रांत में सभी भोजन का अवशोषण नहीं होता, क्योंकि कुछ भोजन ऐसा होता है जो हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं कचरा, क्योंकि इसे हमारे शरीर से बाहर निकालना है। और इसका काम करता है हमारा वृत्रांत। यहाँ पर उत्सर्जन होता है, जहाँ से जो भोजन होता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये है हमारे आहार नली में होने वाले प्रक्रम। चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले से, जो है हमारा मुंह। भोजन को हमारे दांतों से चबाकर और लार द्वारा भोजन को गीला करके शारीरिक रूप से सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे मुंह में दांत होते हैं जो हमारे भोजन को तोड़ते हैं, और हमारे मुंह में जो लार होती है जो कि हमारे लार ग्रंथि से निकलती है वो भोजन को कोमल बनाती है, जिससे कि भोजन आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सके। अब अगर हम बात करें लार ग्रंथि की, तो लार ग्रंथियों द्वारा लार निकलता है। अब ये जो लार होता है, इस लार के अंदर लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है। ये स्टार्च को तोड़ता है, जिससे हमें साधारण शर्करा मिलती है। यहाँ पर हमारे मुंह का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा जो भोजन होता है वो ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुँचता है। ग्रास नली हमारे मुंह से पेट को जोड़ती है, जिससे जो हमारा भोजन है वो मुंह से होते हुए पेट तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर हम उल्टा खड़े हो जाएं तो भोजन मुंह में वापस नहीं आता। ऐसा क्यों? अगर सोचा जाए कि हम उल्टा खड़े हों तो क्या होगा कि हमारा पेट ऊपर चला जाएगा और हमारा मुंह नीचे आ जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होना चाहिए कि पेट से भोजन वापस मुंह में आ जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका कारण है कि जो हमारा ग्रास नली होता है वो मांसपेशियों से बना होता है और उसका भोजन के ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। वो हमारे भोजन को धक्का देकर हमारे आमाशय तक पहुंचाता है, और जो भोजन है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नहीं आता। और यही कारण है कि उल्टा खड़े होने पर जो भोजन है वो पेट से वापस मुंह तक नहीं आता। हमारी ग्रास नली में जो ये गति होती है इसे कहा जाता है क्रमांकुचन गति, जिससे जो हमारा भोजन होता है वो मुंह से होते हुए पेट तक पहुंचाया जाता है। अब अगर हम बात करें आमाशय की, तो आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। तो ये एक गुब्बारे की तरह है जिसमें जितना भोजन डाला जाए वो उतना ज्यादा फैल जाता है, परंतु गुब्बारे की तरह ही इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर हम जरूरत से ज्यादा भोजन आमाशय में डालेंगे तो वो फट सकता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। अब आमाशय के अंदर होता क्या है कि आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, जिससे पाचक रस निकलता है। पाचक रस के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और होता है पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही ज्यादा तनु अम्ल होता है, और इस कारण जितने भी विषाणु और कीड़े मकोड़े हमारे भोजन में होते हैं वो हमारे पेट में मर जाते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, और पेप्सिन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में ही काम कर सकता है, और इसलिए यह पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। गैस्ट्रिक ग्रंथि से एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है श्लेष्मा। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा भोजन है वो आमाशय से शुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। अब जो हमारा शुद्रांत है वहां पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी कि जो वसा है वो वसा अम्ल में बदल जाती है,
प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिल जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं सभी जीव एक ही तरह का खाना नहीं खाते और अलग अलग खाने को पचाने के लिए अलग अलग विधि अपनाई जाती है और इसीलिए जो मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं उनकी जो साइज होता है क्षुद्रांत का उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मांस जो होता है उसे पचाना बहुत ही आसान होता है, वहीं अगर हम घास वगैरह की बात करें तो उन्हें पचाना कठिन होता है और इसीलिए मांसाहारी में क्षुद्रांत बहुत छोटे होते हैं। वहीं शाकाहारी जीव की बात करें जैसे कि गाय, खरगोश इत्यादि, तो उनमें जो क्षुद्रांत होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। भोजन जब क्षुद्रांत में पहुंचता है उससे पहले वो मिलता है यकृत और अग्नाशय से। चलिए जानते हैं अग्नाशय के बारे में। दरअसल अग्नाशय जो होता है वो अग्नाशय रस का श्रवण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। परंतु यहाँ पर एक परेशानी ये है कि जो अग्नाशय रस होता है इसे काम करने के लिए भोजन को क्षारीय होना चाहिए, पर हम ये जानते हैं कि जो हमारा आमाशय है उससे जो भोजन आता है वो अम्लीकृत होता है, तो उसे क्षारीय बनाने का काम करता है यकृत। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है क्योंकि पित्तरस एक क्षारीय होता है और इसलिए यह भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है, यानी कि जो हमारा यकृत होता है वो वसा पर भी कार्य करता है। ये क्या करता है, बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, क्योंकि बड़ी गोलिकाएं जो होती हैं वसा की उन्हें पचाना उतना आसान नहीं होता और इसीलिए जब यकृत इन्हें छोटी गोलिकाओं में बदल देता है तो इन्हें आसानी से पचाया जा सकता है। तो चलिए अब वापस आते हैं क्षुद्रांत पे। दरअसल जो यकृत और हमारा अग्नाशय है वो अपना काम कर चुके हैं और क्षुद्रांत ने भी भोजन को पचा दिया है। तो इसके बाद क्या काम बचता है, इसके बाद काम बचता है अवशोषण का। भोजन का जो अवशोषण होता है वो भी होता है क्षुद्रांत के अंदर। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगलियों जैसे प्रवर्त होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और इससे क्या होता है कि दीर्घरोम में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं इनकी बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं, जहां पर कोशिकाओं के अंदर इनसे ऊर्जा बनाई जाती है। अब इन दीर्घरोम से सारा भोजन अवशोषित नहीं होता। जो बिना पचा भोजन होता है उसे बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां पर अधिसंख्यक दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं और उसके बाद इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर मनुष्यों में पोषण किस तरीके से होता है। अब इसके बारे में आप अपनी NCERT के बुक का जैव प्रक्रम वाला अध्याय पढ़िएगा, जहाँ पर आपको पढ़ना है मनुष्यों में पोषण। इसके अंदर आपने इस वीडियो में जो भी चीजें पढ़ी हैं वो डिटेल में लिखी हुई हैं और आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इसलिए आपने जरूर पढ़िएगा। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे श्वसन के बारे में। तो आपको 2 काम करने हैं। पहला तो आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ा है उसे पढ़ना है और अगली कक्षा में आपको श्वसन पढ़ के आना है, जिससे जो वीडियो हो वो आपको और अच्छे से समझ आए। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।